तो जैसे कोई भी क्वेश्चन है ना, तो इसमें अपन ने वाई एक्स को ये अज्यूम कर लिया, और फिर वाई डैश और वाई डबल डैश कैलकुलेट कर लिया। के वाई डैश में 1 से इन्फिनिटी जाएगा, और वाई डबल डैश में के 2 से इन्फिनिटी जाएगा, और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन में, तो ये बन गया इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। तो फिर हम कहते हैं कि अगर ये पूरा समेशन ज़ीरो है तो इंडिपेंडेंटली ये सारे कोएफिशिएंट्स ज़ीरो होने चाहिए एक्स के। तो ये हमने ज़ीरो कर दिया, तो ये कंडीशन बन गई। फिर कैसे रिकरेंस रिलेशन आया अपने अपने पास कि ए के प्लस टू इज दिस टाइम्स ए के। फिर अपन ने के इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करके कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करी, और जैसे A2 A0 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ ठीक है, A3 A1 के टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, और फिर जब वापस A5 को A3 के टर्म्स में लिखेगा ना, तो A3 को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके उसको A1 के टर्म्स में लिख देगा। तो फिर A7 को A5 के टर्म्स में जब लिखेगा तो उसको तो सब्स्टिट्यूट कर करके A1 के टर्म्स में लिख पाएगा। ऐसे कर करके अपने पास ऐसा सॉल्यूशन आ जाएगा कि A ऑफ 2k तो 0 है हर बार, ठीक है, और जब k इक्वल टू 2 3 4 है तो उसके लिए A1 टाइम्स एक ऐसी सीरीज आ गई, और मतलब ऐसे सॉल्यूशन बन जाएगा A0 और A1 के टर्म्स में। अरे कुल मिला के बस y इक्वल टू ये सीरीज को इसमें रख दिया, और फिर कोएफिशिएंट ज़ीरो कर दिए, फिर उससे रिकरेंस रिलेशन आया, उसको बस लिख दिया अपन ने। ऐसे ये सारे क्वेश्चन। और फिर एक बात ये होती है कि ये जो सोल्यूशन आया अपने पास, ये कन्वर्ज कब कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए अपना कन्वर्जेंस टेस्ट यूज़ करते हैं अपन। जो अपने पास रिलेशन आया ए के प्लस टू और ए के में, तो अपन ने चेक कर लिया कि ये कन्वर्जिंग है कि नहीं है। तो ये वाला के टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ज़ीरो जाएगा, तो ये कन्वर्जिंग है, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, जैसे उसके अपन लिए कर। ए एन बाई एन की पावर 1/n की लिमिट लगाते हैं ना। हाँ लेकिन नहीं, वो ढंग से तरीका है, लेकिन अगर तू सोच के देखेगा तो अगर ये भी कन्वर्ट कर रहा है तो सीरीज कन्वर्ट करेगी। हाँ, बस वही है, बस सारे क्वेश्चंस में यही कर रखा है। तू खुद देख लेना एक बार ये वाली पीडीएफ सॉल्यूशन सीरीज वाली, हिंट्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ सीरीज। इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, और सब में यही कर रहे हैं। कुछ बहुत गंदे सवाल भी है यार, पर मुझे नहीं लगता इतने गंदे पूछेंगे। ये पैराग्राफ्स में क्या लिखा है इतने बड़े बड़े? अबे हाँ, ये गंदे सवाल है यार, मतलब कंडीशंस पूछ रहे हैं वो। मैं बताता हूँ, इस सवाल है 2 का बी, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो ए पार्ट है ना, कंप्यूट लीनियरली इंडिपेंडेंट सीरीज सॉल्यूशन, ये तो अपन ने जो करा ना अभी, उससे ही आ जाएगा कि y को समेशन ऑफ ए के एक्स की पावर के रखा, और फिर इस इक्वेशन में y डैश y डबल डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, और फिर ये बन गया एक्सप्रेशन, और फिर इस कोएफिशिएंट को ज़ीरो कर दिया, तो एक रिकरेंस रिलेशन बन गया, और इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1 है, के टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो अपने को यही पूछा था कि मॉड एक्स लेस देन 1 में अपने को सोल्यूशन बताना है, और 2 बताना है, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अभी अपन ने जो क्वेश्चन देखा था उसमें A0 और A1 के टर्म्स में आ रहा था ना सोल्यूशन, तो वो दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। इसमें भी ऐसे ही होएगा, जैसे अपन रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो A0 और A1 के टर्म्स में सीरीज बन जाएगी, और क्योंकि इनके x की पावर्स ही अलग अलग हैं, तो फिर ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सॉल्यूशन तो निकालना इजी है, फिर गंदा पार्ट है
सेकंड वाला, show that for each non-negative alpha equal to n there is a polynomial solution of degree n. इवन और ऑड का केस लेके बताया है कि मेरे ख्याल से क्या हो रहा था, हाँ इवन के केस में ये ज़ीरो हो रहे थे कहीं ना कहीं जाके, और ऑड के केस में ये वाले सॉल्यूशन ज़ीरो हो रहे थे, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। और फिर हमने क्या किया कि हाँ ठीक है ऐसा किया कि जब इवन नंबर होगा ना n, तब इसमें आगे जाके कुछ सॉल्यूशन ज़ीरो हो रहे हैं, ठीक है, शुरू में ठीक है लेकिन बाद में ज़ीरो हो रहे हैं। फिर अपन ने a1 को ज़ीरो चूज़ कर लिया तो अपने पास एक फाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। और जब ऑड होएगा ना तब इसके कुछ आगे के सॉल्यूशन ज़ीरो हो रहे हैं ऑब्जर्वेशन से, और फिर अपन ने a0 को ज़ीरो चूज़ कर लिया तो अपने पास एक फाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। ऐसे किया है। तो ये तो तू देख लेना एक बार वाली पीडीएफ। तुमने लीनियर अलजेब्रा रिवाइज किया है? मैंने लेक्चर नोट्स पढ़ लिए थे सारे। अच्छा, काफ़ी सारे हैं यार वो तो। नहीं, मैंने 11 से 18 तक ही पढ़ा। हाँ वही वही मेन है। थोड़े यार पढ़ा दे यार। खोल लेते हैं, पीडीएफ खोल ले तो थोड़ा ऊपर ऊपर से कर लेते हैं। हम तू करेगा कि शायद आसान रहेगा तेरे लिए? फिर करता हूँ। वो देखा है क्या किसी ने, वो जो आदित्य सिंह ने डाला है इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है? विराज भी आ गया। विराज तूने देखा है कि वो आदित्य सिंह ने जो डाला है इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है? मैंने कुछ नहीं देखा। खुद ही देखना पड़ेगा। दिख रहा है ना इसमें? हाँ ये वो ट्यूट से डिस्कस कर लेगा, आसान होएगा मेरे ख्याल से। तो फिर फोर तो बोल फोर रहे करना है, ट्यूट कौन 4 सा? 1 2 3 तो तभी कर लिए थे माइनर से पहले। यार बोल दो। वो फोर। 4 के बाद तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले हैं ना? हाँ हाँ वही। वो यार एक बार लीनियर अलजेब्रा रिवाइज कर लें क्या? मैंने वो नहीं किया ना क्योंकि ट्यूट 4 5 6, तो फिर तो तुम लोग कर लो 1 2 3, बाद में जब आ जाओगे 4 पे तो मैं देख लूंगा, फिर तब आ जाओ, मैं तब नहीं, तक पढ़ लूँ। 1 2 3 तो नहीं कर, मतलब और लोग भी बता दो कौन सा करना है पहले। लीनियर अलजेब्रा से ही कर लेते हैं। तो ठीक है, वो हाँ विराज ठीक ठीक, हाँ तुम थ्री लोग कर लो, मैं बाद में आ जाऊंगा। 3 वाला कर रहे हैं पहले, ठीक है, फिर बुला लेंगे तेरे को। हाँ ठीक है, ओके। तेरा ना यार 3 वाला खोल ले। तो मैंने इतने अच्छे से करा नहीं, मैंने नोट्स ही पढ़े हैं तो। नोट जल्दी अबे से नोट करवा से ही फिर। कर लेते हैं यार, ट्यूट्स में तो सोल्यूशन भी होंगे ना, तो वो तो खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, करा सके तो करा दे या फिर लेक्चर। चल, वैसे नोट ट्यूट में वो भी है, मैं वो ऊपर दे भी रखे होते हैं फॉर्मूले, तो ट्यूट से भी हो सकता है मतलब। मतलब जल्दी करने की बात है। जल्दी करवा सके तो लेक्चर से करवा ले, वरना फिर ट्यूट खोल ले। हाँ, इसमें तो दिक्कत नहीं है रो स्पेस निकालने के लिए। रो इक्लोन फॉर्म बनाऊंगा इसमें, और
जीरो, हाँ बस इसमें नॉन जीरो रोज का तेरा स्पेस, तेरा रो स्पेस मिल जाएगा। उसका जो तेरा डायमेंशन होगा वो तेरा रैंक हो जाएगा इसका। सही है ना? तो हाँ ठीक है। रैंक यही होता था ना, एक बार चेक करना। रैंक ये होता था कि कितने मतलब नॉन जीरो कॉलम्स हैं। तेरा कितने तेरे जीरो वाले होंगे वो, ये नलिटी होगा शायद तेरा रैंक की जगह, इसका डायमेंशन। नॉन जीरो कॉलम तेरा नलिटी होता है, उल्टा होता है। नहीं, रैंक ही होते हैं नॉन जीरो कॉलम। यार मैं कल ही लेक्चर देखा हूँ नंबर ऑफ MIT वाला। नॉन जीरो रोज। एक सेकंड। गूगल पे देख लो। हाँ सही थे। डायमेंशन होती है ना रैंक तो। हाँ तो जैसे कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था तो उसमें ये था कि कर्नल का डायमेंशन तेरी रैंक होगी उस हाँ ट्रांसफॉर्मेशन की। तो हाँ हाँ और कर्नल अबे तो तेरा वो होता है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन उस वेक्टर का जीरो होगा उसकी स्पेस। अबे तुम डायमेंशन का बोल रहे हो? डायमेंशन और रैंक अलग होता है मेरे ख्याल से। रुक गया, गूगल करके देखता हूँ। हाँ, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन। हाँ हाँ हाँ। अच्छा चल, चल ठीक है आगे बढ़। फिर ये वाला तेरा स्टैंडर्ड वेक्टर रिले एक तरीके से तो मतलब ये उसी की तरह है ना ये। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहा है, स्टैंडर्ड वेक्टर E1 E2 E3। ये तो आसान है ना, इसमें कुछ नहीं, आगे बढ़ो। हाँ, इजी वाला छोड़ दे। मतलब ऐसा भी नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट बता के फिर आगे चले जा। इस इसमें तो सिंपल ही है, मतलब इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है ना। ठीक है फिर। हाँ ये सही है। हाँ, सही है। क्वेश्चन क्या है वो समझा दे पहले। हाँ इसमें ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन तेरा A1 P1 होगा। ट्रांसफॉर्मेशन तेरा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा सारे P1 P2 Pn तक का, ये प्रूफ करना है। तो अब तू ये भी कह सकता है कि अगर प्रूफ कर दूं कि ये के बेसिस है P1 P2 Pn तेरा एक, तो तेरा हो सकता है तब हो जाना चाहिए शायद, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन कोई भी उसका स्पेस में ही होगा ना। हाँ हाँ सही समझ गया, बेसिस प्रूव करना है। मैंने भी वैसे सही करा पहले, जो ठीक है उसको स्टैंडर्ड बेसिस के टर्म्स में लिखा। फिर एक तेरा एक तरीके से, फिर तेरा वेक्टर आ गया, वेक्टर फॉर्म में यू आ गया तेरा। फिर उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, फिर स्प्लिट कर दिया। फिर ये तेरे कोफिशिएंट्स फील्ड को ही तेरे होने चाहिए। फिर E1 तेरा वही होगा, क्या कहते हैं इसको, तूने कांस्टेंट मान लिया, अच्छा ठीक है। ये भी A1 A2 मान लिया, सही है। फिर एक्शन पता ठीक है ना ये तो।
e ऑफ e1 e2 e3 को कांस्टेंट्स मान हाँ, लिया। ठीक। और फिर x1 तेरा मतलब xi तेरा p ऑफ x1 x2 xn pi होगा, मतलब फिर प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, समझ रहा हूँ। फिर डिफाइन होगी कॉम्पोजिशन। ये सर्कल वाला साइन क्या होता है? मैंने देखा नहीं कभी, कॉम्पोजिशन नहीं होगा, फिर देखता हूँ। मुझे वो लग रहा है कॉम्पोजिट फंक्शन होते थे ना, वैसा ही है ये कि ये तेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरीके से, x1 x2 xn तेरा एक वेक्टर हो गया, उसमें वो ये रिटर्न करता है, तो एफ ऑफ जी टाइप केस है ये। तो तू पहला एस लगाएगा, फिर उसके ऊपर तो पी लगाएगा, वही करें। अच्छा अच्छा, ठीक है। सही है, लीनियर हो गया, दिक्कत नहीं है ना आगे वो। ठीक। हाँ, ये तो सही है, v इक्वल टू पी वन वी, वो सब मतलब अगर v तेरा x1 x2 xn है, p1 ये तेरा x1 होगा x2 होगा, तो v मिल गया पूरा। फिर s तेरा होगा p1 ऑफ, अच्छा s इसका होगा इसी पूरी चीज के ऊपर तो, अच्छा ठीक है, v की जगह तूने यहाँ पे s ऑफ ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया पूरे पे, ये बन गया था फिर ऊपर वाले। फिर इसको तो कॉम्पोजिशन के टर्म में रख ले, लीनियर है तो फिर तो इसको स्प्लिट कर सकता है। ठीक है, फिर वो ये वाला क्वेश्चन छोड़ दे, मेरे ख्याल से इसमें कुछ थ्योरी है ही नहीं। तू छोड़ ही दो। हाँ, छोड़ दे मेरे ख्याल से। खुद ही तो बस खुद करके करना पड़ेगा, इसमें कोई थ्योरी तो है नहीं। चल ठीक है, हाँ ये है ना रैंक एंड नलिटी, फिर तेरा टी ए है, सही है। इसका करना रुकिए तेरे, रुकिए रुकिए रुकिए, पीछे करना एक बार, देखने दे बोलो। अच्छा, रैंक नलिटी निकालना है और ए पार्ट करना है। ठीक है, ठीक है, आगे चल। तो ये तेरा ट्रांसफॉर्मेशन है कर्नल का, तो नल स्पेस हो गया, ठीक है, तेरा नल स्पेस हो गया। कर्नल का तेरा नलिटी हो तो भाई उल्टा याद था मुझे, सही कर्नल यार, नोट्स में मैंने कहा पढ़ लिया, सही कर। नलिटी है तेरा, सही हो गया। तो नॉन जीरो कॉलम्स अपने रैंक होते हैं, और हाँ नंबर ऑफ जीरो कॉलम्स अपनी नलिटी हो जाएगी। हाँ, वो तो ऑब्वियस है, मतलब लॉजिक। फिर नल स्पेस के लिए तूने ये क्या था तेरा, हाँ इंडिविजुअल तो जीरो कर देगा, सही है। इसका सोल्यूशन स्पेस ये है, ठीक है। फिर इसमें मुझे निकालना क्या है, कर्नल, रुक जा एक सेकंड। ठीक है, ये सॉल्व तो कर ही लेंगे। हाँ, इसका बेसिस बना लेंगे बस एक तरीके से ना, हाँ, ठीक है। कि एक्स वाई जेड का तेरा तो सॉल्व करते कितने, जैसे कि एक्स प्लस जेड तेरा जीरो है, तो मतलब वाई तेरा जीरो होगा, और एक्स प्लस जेड तेरा जीरो होगा, तो तेरा x1 जीरो कॉमा माइनस x1 होगा एक तरीके से, है ना। 1 1 0 -1। हाँ, और तू इसका जो है स्पेस बनाने जाएगा, तो पहला ऑप्शन तेरा 10 -1 वो तो होगा नहीं क्योंकि लीनियरली इंटीग्रेट, और 0 0 0 भी होगा ना नहीं, वो पूरा, तो उसको अपन इग्नोर कर। अच्छा हाँ ये देख, इसने इग्नोर यहाँ पे करा है, सही है। 0 0 0 का आइगन वेक्टर होता तब इग्नोर करते, इसमें क्यों करा। नहीं, 0 0 0 इसमें कवर हो गया ना।
-a0 a में। नहीं, इसने बेसिस में तो इसी को रखा ना 1 0 हाँ, -1 को। बेसिस में अपन ऐसे ही रखते हैं, अपन 0 0 0 को नहीं रखते कभी भी, क्योंकि वो तो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो भी हाँ सही है, हट ही जाएगा, बेसिस इंक्लूड है। हाँ कोएफिशिएंट हाँ लेगा वो 0 कर देना। सही है, ये तो सही है। फिर इसका डायमेंशन तेरा 1 आ गया बेसिस का, नेगेटिव। और ये दूसरे मेथड से कह रहे हैं, अच्छा डायमेंशन 3 निकाल के स्टैंडर्ड बेस के हर एलिमेंट पे तूने लगाया 1, ये मिला, इसका जो ये तेरी रो स्पेस बन जाएगी, मतलब ये रो 1, ये तेरी रो 2, ये तेरी रो 3, ये पूरा तेरा रो स्पेस है। इसको रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में ले जाएंगे, ये कर सकते हैं। और फिर तेरा जो है बेसिस तेरा ये बन गया इसका। सही। एक सेकंड पीछे करेगा, एक सेकंड। ये बेसिस किसका है? क्या ये बेसिस तेरा टी का है ना, रेंज स्पेस टी का मतलब। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ, मतलब अपन ने पहले नलिटी का निकाला था और हाँ अभी टी का निकाल रहा है। हाँ, बस क्रॉस चेक करने के लिए। एक बार पूरा सॉल्यूशन दिखाएगा एक बार, हाँ क्या क्या करा अपन ने। तो हाँ ठीक है, अपन ने कर्नल ऑफ टी निकाला और टी निकाला। हाँ एक बार नीचे करेगा। ओके, नल स्पेस निकाला, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। और यही है इसमें, ठीक है। इसमें इसने बोला है रैंक निकालने के लिए, इसमें वही करेंगे। रैंक के लिए क्या था कि ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा मैं सब में, कर्नल निकालूंगा पहले तो, मतलब ये वेक्टर डाला, एग्जाम्पल ये तेरा, तो ये अलग अलग तेरी रोज बन जाएंगी ना। एक एक पहले टी से कर। एक बार फर्स्ट पेज पे जाएगा। इसमें कर्नल से करा ना, ठीक है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वही दे दे रहा है, ठीक है। हाँ, वेक्टर में ये पहले तेरे m एलिमेंट्स रिटर्न कर, अच्छा एम है, ठीक है। तो तू पहले 3 निकालेगा, मतलब तो इसका रो स्पेस बनाएगा कि स्टैंडर्ड बेसिस लेगा, उसके ऊपर तो अपना मतलब E1 E2 E1 पे तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएगा, फिर तो उससे अपनी रो स्पेस बनाएगा। तो E1 डालेगा तो फिर वो तेरा वहाँ तक प्रिंट कर, मतलब E1 डालेगा तो तेरा 1 1 0 0 0 m-1 टाइम 0 वो दे देगा, मतलब तो em तक तेरा नॉर्मली बिहेव करेगा, कि तेरा जो तो वही तेरा रिटर्न हो जाएगा तरीके से, बस m तक रिड्यूस होगा, उसके आगे वो तेरा तो ये लेफ्ट में एक जीरो करके जीरो अपन आएगा। डालते हैं। हाँ देख, इन्होंने भी यही करा कि E1 डालेगा तो तेरा E1 क्या होगा, 1 और n-1 टाइम 0, तो ये 1 यहाँ पे x तेरा ये रिटर्न करेगा 1, और तेरा m-1 टाइम्स 0, फिर तो E2 डालेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा तेरा, बाकी हर जगह 0। समझ गया, मैं समझ ये गया। m, हाँ तो ठीक है, वही आ जाएगा तेरा, उसके आगे तेरा हमेशा 0 रहेगा। तो m क्रॉस है क्योंकि m कॉलम्स होंगे ये, और तो n एलिमेंट्स पे लगा रहा है, फिर तेरा m से आगे तेरा 0 ही आएगा वो, तो उससे तेरा वो इफेक्ट नहीं होगा तेरा रैंक, तो शायद उसको इसलिए उन्होंने इग्नोर ही कर दिया। नहीं नहीं, रुक, ये m+1 तेरा अगर यहाँ पे कहीं है, 0 प्रिंट होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने उसका ट्रांसपोज ले, सेम ही है। ये देख ना, ये वाला पार्ट तेरा नॉन जीरो पार्ट है,
ये तो तेरा इन्होंने जीरो उल्टा नहीं करना चाहिए था। हाँ उसको रोटेट करके रख दे, वो शायद रैंक में फर्क थोड़ी है। आता है भाई, तो ट्रांसपोज करने से एम क्रॉस एन का एन क्रॉस एन एम बन जाएगा ना, मतलब या तो ये ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। में नहीं, ट्रांसपोज कर दे इन्होंने, बस इन्होंने ट्रांसपोज भी, रुक दो फिर, ठीक है कॉलम्स है एम रोज। अरे नहीं नहीं, सही है सही है सही है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी आइडेंटिटी एम क्रॉस एम की, और फिर बाकी कॉलम्स एन खाली, एन माइनस एम खाली हाँ रह जाएंगे, ठीक बट इसमें उल्टा होना चाहिए था, मतलब ये वाला तेरा यहाँ ऐसे आना चाहिए। है। नहीं नहीं, जितने जितने कॉलम्स, नहीं उससे रैंक पे पक्का फर्क नहीं पड़ेगा कोई, क्योंकि तेरे जीरो रोज है तो कैसे भी रख, ये तो तेरा आइडेंटिटी है, नहीं ना, आइडेंटिटी का तेरा रैंक क्या, डैमेज रैंक नहीं पे होगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। रैंक क्या होता है, नॉन जीरो कॉलम्स होते हैं ना, अगर तू उठा के नीचे रख देगा तो फिर वो नॉन जीरो कॉलम्स में आ जाएगा। रैंक तेरा नॉन जीरो रोज होती है ना, नॉन जीरो कॉलम्स, देखा तो है, देख तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। यार यही कंफ्यूजिंग है यार। रोज होता है यार, रोज स्पेस रेंज स्पेस होता है ना। तो एम आई टी इन्होंने वाला क्या बोलता है। MIT पक्का नहीं पता, बट इस पार्ट को तो तू नीचे रख देता तब भी तेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एन क्रॉस एम हो जाता तेरा, बट तेरी रैंक जो है तेरी वही रहती, क्या कहते हैं तेरी एम, क्योंकि तेरी नॉन जीरो रोज एम होती है और ये सारी इंडिपेंडेंट है ना, अच्छा आपकी एक वन जीरो सेकंड, आइडिया। अभी तो एक भी रो क्या बोलते हैं, जीरो नहीं है। क्या, अभी तो एक भी रो जीरो नहीं है ना। तो इन्होंने गलत मैट्रिक्स लिखा, मैं वही बोलता हूँ। अच्छा, तो इसमें अभी यहाँ, के हिसाब से तो कॉलम्स से ही देखेंगे हाँ ना अभी। हाँ यहाँ पे कॉलम सेट है ना, बट वैसे ही पूरा नीचे होता है, क्रॉस एम होता है तेरी ये वाला पार्ट तेरा आइडेंटिटी, तो इसलिए तेरी रैंक हो जाती है, रैंक में ये डिटेल्स के। ऐसा क्यों हो रहा है यार, एम आई टी वाले ने भी तो ढंग से बताया था यार कि नॉन जीरो कॉलम्स होते हैं रैंक। पता नहीं, आप अच्छा क्वेश्चन 4 देखते हैं, इस पे लगाया, ठीक है T1 लगाया स्टैंडर्ड बेसिस पे। हम्म, हाँ इसमें वैसा ही है ना, मतलब एक तरीके से टीबी निकालने को बोल रहे हैं जब, तो मतलब वही हो गया कि पहले एक एलिमेंट पे लगाया, फिर इसको इसी के रिस्पेक्ट में लिख दिया बेसिस के, फिर वो कोफिशिएंट्स का तेरा वो हो जाएगा। तो ये ऐसे कि हाँ, वो ये तेरा एक कॉलम होगा, ये तेरा दूसरा, सही है ना, ये तो इसमें दिक्कत नहीं है ना। जब अपन टीबी निकालते हैं तो वो नहीं तो उसको मैं तो समझा, जैसे कि तेरा TB B' होता है ना, उसमें तू क्या करता है कि बी के एलिमेंट्स पे तू ट्रांसफॉर्मेशन लगाएगा, तो जो एक वेक्टर मिलेगा उसको तू B' के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन में रखेगा, और तू अपना उनके कोफिशिएंट्स निकाल देगा, अच्छा और ठीक। तेरा वो जो कोफिशिएंट का तेरा सेट है, मतलब जैसे कि 1 0, ये तेरे कॉलम्स रिप्रेजेंट करेंगे टीवी के, उसका भी पूरा डेरिवेशन है लेक्चर में, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। अच्छा, तो जो 1 0 को कॉलम में लिखना है। कॉलम में लिखना होता है, रो में नहीं जाएगा, यहाँ तो सेम लग रहा है बट ये तेरा कॉलम में जाएगा, क्योंकि हाँ हाँ इसका भी लॉजिक ये है कि मल्टीप्लाई हाँ होगा वो, ठीक है हाँ समझ गया। मल्टीप्लाई होगा इससे, तो इसलिए होता है कॉलम में, ठीक है। ओके, तो मतलब टीबी लिखते हैं या फिर टीएस लिखते हैं तो उसी के वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं हाँ हाँ ट्रांसफर, हाँ ठीक है समझ गया। ऐसा है, फिर इसमें बोला linear operators with respect to ordered basis B, operator का ट्रांसफॉर्मेशन टाइप हो जाए,
ठीक है ये इसका कोई भी तेरा वेक्टर स्पेस जो वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर है जो तेरी उसका बेसिस है कोई भी वेक्टर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वही तूने यहाँ पे लगा दिया उस पर तुझे ये मिलेगा। अब तो क्या कर रहे हैं इसको तो वही चीज़ कर रहा है कि बेसिस के हर एलिमेंट पे लगा रहा है और उसी के टर्म्स में लिख रहा है ये डी वन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये तेरा ट्रांसफॉर्मेशन ही है कि तू कोई भी वेक्टर डालेगा उसमें वो उसको तो ये रिटर्न करेगा तेरे डेरिवेटिव? डेरिवेटिव नहीं हाँ डेरिवेटिव में हाँ डेरिवेटिव भी डेरिवेटिव नहीं है हाँ डेरिवेटिव डेरिवेटिव सही कहा तो। हाँ डेरिवेटिव सही है। इसलिए डी ना ठीक है वही चीज़ है जो पहले कही फिर इनको तू अपने उसमें रखेगा कॉलम्स में पहला कॉलम 0 0 0 एन एन प्लस वन बार एन प्लस वन बार ही आएगा ना हाँ फिर ये तेरा 1 0 0 ये इसने कर दिया फिर एक कॉलम फिर एन प्लस वन बार इसका ये तेरा ठीक है ओके समझ में आ गया। मैट्रिक्स की अपने रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस पी ये तेरा टी है ये तेरा बी है सेम चीज़ करेंगे पहले इसको लगाऊंगा ये मिलेगा मुझे इसको मैं इनके टर्म्स में लिखूंगा फिर वो तेरा कॉलम बनाएगा ये तेरा तेरा एक्स प्लस डब्ल्यू 1 + 0 जेड तेरा ये 0 जेड प्लस डब्ल्यू तेरा 0 एक्स तेरा 1 ये बन गया फिर ये ऐसे इसके टर्म्स में आ जाएगा समझ गया मैं। आइसोमॉर्फिज्म ये होता था ना कि तेरा ये बाइजेक्टिव 1 1 और 2 होता है ना बेसिकली मतलब आइसोमॉर्फिज्म है लेक्चर में पढ़ी तो थी यार हाँ ये is injective if null space is zero space मतलब तेरी कोई surjective range space is equal to W ये तू कैसे याद रखता है क्या ये वाली चीजें? याद थोड़ी मैं तो पढ़ रहा हूँ याद तो करेगा। हाँ सही है ना मतलब एक null space रेंज स्पेस तो तेरे W है ना अच्छा हाँ रेंज स्पेस तेरा टीवी का इंजेक्टिव 1 1 होता है ना हाँ सही और सब्जेक्टिव तेरा ऑन टू होता है सही सही 1 1 एंड ऑन टू वही एम्प्लाइज भी हाँ सही आइसोमॉर्फिज्म में तो ये बी एम्प्लाइज सी तो सही है 1 1 है तो तेरा नल स्पेस 0 होगा तो कर्नल 0 हो जाएगा कर्नल 0 है तो यानी तेरे सबकी ऑन टू होगा क्योंकि रेंज स्पेस तेरी जो है वही तेरी रो स्पेस हो जाएगी इसमें हाँ तो तेरी मैपिंग सारी मतलब हाँ सही सारे तेरे डब्लू में कवर होंगे ना इसमें मैप तेरे सारे होंगे जो भी तू लगाएगा तेरी 0 रोज है ही नहीं वहाँ पे समझ रहा हूँ। ये तो खैर सोच सोच के कर सकते हैं शायद। if there is no if m is greater than n हाँ सही है -2 1 तो होगा ही मतलब ऑब्वियस है फंक्शन से तो विजुलाइज कर सकता है ज़्यादा एलिमेंट कम पे तो मैप कर रहा है तो मिनिमम तो होना ही पड़ेगा ऑन टू आर एन टू आर मतलब कम एलिमेंट तो ज़्यादा पे मैप कर रहा है और एक तेरा 2 पे जा नहीं सकता तो तेरा ऑब्वियसली कुछ एलिमेंट छूटेंगे वहाँ पे
ठीक है ये वाला ठीक है। ठीक है, ये तो कहानियां हैं तो लिख देंगे। हाँ भैया आइगन स्पेस वाला आ गया। अब इसमें वो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ तो आर्यन, तू करना चाहता है ये वाला क्वेश्चन? आर्यन, ये वाला छोड़ दे क्वेश्चन पे। आइगन वेक्टर वैल्यू तो खूब निकाल ली। एक सेकंड, एक क्वेश्चन दिखा दे, कोई भी एक। स्टैंडर्ड बेसिस, फिर स्टैंडर्ड बेसिस को लिख दिया, टी ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस कर दिया, मतलब एक सेकंड। अच्छा, वही कर रहा ना इसमें भी कि स्टैंडर्ड बेसिस को का ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, फिर इक्वल टू सम कोएफिशिएंट्स इनटू स्टैंडर्ड बेसिस, मतलब स्टैंडर्ड बेसिस के फॉर्म में लिख लिया, फिर उनको। हाँ ठीक है। नहीं जो पहले कर रहा था ना टी बेसिस पे लगाने वाला वही चीज़ है। हाँ ये समझ तो गया। समझ गए भाई, है तो तेरा 8210 पे लगाएगा तो वही है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट तो इसको 0 करेगा आइगन वैल्यूज के लिए। दो आइगन वैल्यू मिली, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाले, फिर तो तेरा क्या होगा, 0 सॉल्यूशन। एक तो आइगन वेक्टर मिल गया, आइगन स्पेस इसी से बन जाएगा, मतलब पहला आइगन स्पेस में यही है तेरा, और है नहीं कोई वेक्टर। दूसरे में तेरा ये है, तो तेरा 2 तेरा इन सबका सम तेरा 2 आ जाएगा, और तेरा ये भी 2 है, तो तेरा ये डायगोनलाइजेबल भी हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दे। तो खत्म हो गया क्या? अच्छा है, तो स्क्रीन कंप्लीट है। हाँ तो मैंने आइगन स्पेस है, हाँ ये वाला, ये तो अबे हाँ, ये फिर डायगोनलाइजेबल नेचर विद रिस्पेक्ट टू टी, सही है तो ठीक है। एक बार क्वेश्चन दिखाएगा? अच्छा चल ठीक है, वो तो इंडिविजुअल पार्ट्स में दिख जाएगा। मैट्रिक्स बेसिस पे लगाया इसका स्टैंडर्ड, फिर इसका वही तो आइगन वैल्यूज निकाला, आइगन वैल्यूज का आइगन वेक्टर तेरा क्या होगा, टी वी इक्वल टू लैम्डा वी, ठीक है तेरा वही आ जाएगा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो मतलब डायगोनलाइजेबल हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है, चेक नहीं कराया मैंने। अच्छा लिख दिया है। मुझे मतलब तो ये डिस्टिंक्ट। लगता है, मैं तो चेक करूंगा एग्जाम में पूरा। अबे हो तो जाएगा मेरे ख्याल से, मतलब अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन एक वेक्टर पे लगा नहीं नहीं, के। तो ये देखना, चल हाँ ये तो है, बट हाँ सही कह रहे हैं, मतलब एक बट एक ट्रांसफॉर्म एक आइगन वैल्यू पे आइगन वेक्टर ज्यादा हो सकता है ना, बट नहीं हो सकते ना, मतलब अरे एक। अभी हाँ वो हो सकते वो तो वो हो पढ़ा है सकते ना अभी, बट दो आइगन वैल्यू का सेम आइगन वेक्टर नहीं हो सकता। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। सही है, हाँ ठीक है, इससे लेस दो आ गया, डायमेंशन दो, ठीक है, कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर, ये पी कहाँ से आया? इसी के आइगन वेक्टर है। अच्छा, अभी हम डायगोनलाइज कर रहे हैं। डायगोनलाइज, रुक जा, पी पी इनवर्स निकाल रहा है ये हमने टी भी तो निकाल लिया, हाँ। और टी एस निकाल लिया हमने, हम्म, और टी भी हमें निकालना है, हाँ तो पी या तो पी निकालना है टी भी निकालना है, पी ही निकालना है। पी पता है हमें। अच्छा हमने बेसिस तो बना ही लिया ना उससे,
जो तेरे आइगन वेक्टर है, एक बेसिस मिल गया हमें, हाँ उस बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेशन तूने लगा दिया, टी भी आ गया। हाँ पी इनवर्स तो ऐसे निकाल, अच्छा, पी इनवर्स चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स भी होती है। हाँ सही है ये तो। ओए आर्यन, वो अपन ने जो अटेंड किया था अभी, उसमें वो पी, नहीं 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 नहीं, ये ओके पी ओके। कैसे निकाला वैसे तो? पी पी इनवर्स इनवर्स एपी की बात कर रहे तो हाँ, क्या क्या दिक्कत है इसमें? क्या बोल रहे हो प्रणव? नहीं, इसमें पी इनवर्स कैसे निकालते हैं मैं भूल गया। अब बता तो रहा है ये नीचे क्या? कर। ये जो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स होगी ना, मतलब अपना जो बेसिस आया अच्छा, वो बेसिस जो तूने निकाला ये वाला, और इसको तू एस में, स्टैंडर्ड बेसिस। एस में ले जा रहा है, अच्छा ठीक है। हाँ 1001, ठीक है ठीक है, वो तो आसान है। पी इनवर्स आ गया, पी इनवर्स से तेरा पी निकल जाएगा। अभी तो ये तो सही है। गलत हो गया ना, ये क्यों? ट्रांसपोज क्यों किया हुआ है? वो है ना एडजॉइंट मैट्रिक्स का 1/, जो ओके। कोफैक्टर। फॉर्मूला वो तो एक सेकंड, अगेन फिर वो कंफ्यूजन वाला पार्ट आ गया। पी तो इनवर्स ए पी होता है ना, ये पी, पी अगला स्लाइड इनवर्स, पे। पी इनवर्स तेरा एक तरीके से वो हो गया, पी, पी ऑफ, मतलब पी इनवर्स तेरा हो गया, पी तो उसमें ले जा रहा है, आईडी ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा हाँ, ये तो था ना नोट्स में था। पी इनवर्स तेरा होता है, पी होता है तेरा आईडी ऑफ बी टू से बी टू डैश, मतलब रेंज हाँ स्पेस के बेसिस पे तो उसमें ले जाता है। तो नहीं, ये वो पी इनवर्स है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ट्यूटोरियल और लेक्चर में यहाँ पे ना वो कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब इन्होंने पी को अलग से डिफाइन किया है और लेक्चर में अलग से डिफाइन किया है। यहाँ पे लेक्चर, इन्होंने लेक्चर लेक्चर में, हाँ हाँ वो, लेक्चर में उन्होंने पी को ऐसे डिफाइन किया है जो इन्होंने पी इनवर्स को किया है। हाँ और फिर एक बार आगे जाना नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ आंसर लिखा है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने P इंटू टी इंटू पी इनवर्स इक्वल टू टी वी लिखा है, जबकि लेक्चर में है P इनवर्स इंटू टी इंटू पी इक्वल टू टी वी। लेक्चर में तो क्यू है ना, पी ऑफ तेरा थ्री। मतलब ठीक है, अपन समझ लेते हैं ना, मतलब कि P क्या है। P, अपन लेक्चर की तरफ चलते हैं, नहीं नहीं इसकी तरफ नहीं, एक सेकंड, लेक्चर की तरफ चलते हैं कि जो बेसिस आया रेंज स्पेस का, उसको स्टैंडर्ड बेसिस में जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो वाली को P मान लेते हैं, और फिर P इनवर्स T इंटू पी को टी भी मान लेते हैं। ठीक है। दोबारा पर। मतलब P को अगर अपन चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स माने हाँ बीटा से S में, हाँ जो इन्होंने निकाल रखा है ये वन वन आयोटा माइनस आयोटा नीचे, हाँ हाँ तो फिर अपना जो आंसर हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, टी बी इक्वल टू पी इनवर्स इंटू टी एस इंटू पी। हाँ, सही है ऐसे। ठीक है यार, समझ में आ गया। क्या चल रहा है ये? भाई 1 मिनट, 2 मिनट वेट कर सकता है? हाँ हाँ।
इसमें पी इनवर्स को टीबी से निकाला है क्या? मैं हाँ भाई मैं देख रहा हूँ तो अब कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर में यार कुछ और ही है, मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। लेक्चर में तेरा टी जो है तेरा डोमेन का तेरा बेसिस उसके ऊपर निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेंज स्पेस का बेसिस। तो टीबी हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, उल्टा है। नहीं, तो इसमें तो इन्होंने क्या करा, बेस टीबी ही निकाला है सिर्फ, ये थोड़ी कहते हैं क्योंकि तेरा डोमेन और रेंज स्पेस के बेस सेम थोड़ी होंगे। हाँ तो उल्टा किया हुआ है ना यहाँ पे। लेक्चर में स्टैंडर्ड बेसिस को रेंज स्पेस के बेसिस में कन्वर्जन वाली मैट्रिक्स को अब ये तो टी देख, बोला। इसने बोल दिया चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, तो इसने बेसिस का इन्वर्स करके निकाल दिया। इसका क्या सेंस हुआ? शायद डायगोनल है इसलिए। दिखाना एक बार। ये तेरा बेसिस है, टीबी टाइप चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स इसकी निकाल। फिर से दिखा एक बार वो, फिर से दिखा एक बार वो चेंज ऑफ क्या बेसिस। ये? एक सेकंड रुक। अरे ये डाउट्स ग्रुप पे भी किसी ने पूछा था, ये कुछ गड़बड़ है इसमें सोल्यूशन में गड़बड़ है ना? हाँ। भाई पी इनवर्स निकालने में कुछ अजीब लग रहा है मुझे भी। यहाँ पे भी यार ये टीबी क्यों यूज, मतलब यहाँ पे जैसे कि टी एस, अच्छा ठीक है, दूसरा टी एस यूज करा इसने विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड। अच्छा ये तो सही है, फिर टी एस यहाँ पे यूज करा तो सही से। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी से भी आगे चलते हैं मेरे ख्याल से। बट रुक रुक, ये जो तेरा आइगन वेक्टर का बेसिस होता है ये रेंज स्पेस में होता है, रेंज स्पेस में होता है ना, ये डोमेन में हाँ थोड़ी होता है। रेंज स्पेस। रेंज स्पेस में है बी तेरा, तो ये जो टीवी है तेरा ये कैसे हो गया? क्योंकि लेक्चर में तो टी V1 V2 होता है, एक रेंज स्पेस का बेस है डोमेन का बेस। डोमेन अपना टीएस है ना। हाँ इसलिए उसको उसको नोटेशन नहीं दिया है, क्योंकि शायद स्टैंडर्ड बेसिस को नोटेशन नहीं देते हो, सिर्फ टीपी लिख दिया इसलिए। नहीं है, अगर ये TPS होता, टी टी विथ रिस्पेक्ट टू एस वैसा होता तो लिखते तो एटलीस्ट। इसका तो मतलब ये टीवी विद रिस्पेक्ट टू बी है, और वही तो उन्होंने निकाला है यहाँ पे टीवी निकालते हुए। क्या सोच रहे हैं, क्या क्या दिक्कत आ रही है? ये देखना है इसमें, मतलब बी के ऊपर V1 V2 होता था ना वहाँ पे, एक डोमेन का एक रेंज का, यहाँ तो सिर्फ बी है, मतलब सही नहीं लगता। चल छोड़, आगे देखते हैं फिर बाद में बताते हैं। आयुष को बुला दो यार इससे, TS निकाला, फिर आइगन वेक्टर निकाला, बेसिस निकाला, वही फिर हरकत कर सेम चीज डायगोनल में होता है, मुझे लग रहा है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। क्या डिस्कस हो रहा है? कोई आता है तो दे दे मेरे जबरा ढंग से।
हाँ दिखा, मतलब पर कौन ये सा कुछ। तो ये हाँ देख, ये वाला है। एक अच्छा हाँ, एक सेकंड पढ़ता हूँ, रुक जा। हाँ नीचे जाओ। हाँ तो ये तो वो है ना, मतलब इधर ज्यादा पीछे था इसमें। देखिए वो टीबी मतलब वो हो गया ना, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। वो होता है ना उसमें पीडीपी फॉर्म में। नहीं तो हाँ। जो तो ये वाला लेक्चर में तो ये होता था ना कि T b1 b2 इक्वल टू Q इनवर्स T b1 डैश b2 डैश और तेरा P इस टाइप का होता था कि तेरा नहीं b1। तो ये तो क्वेश्चन है ना, हमें एक बेसिस बी निकालना है ना, जिसमें कि वो ताकि ऐसे हो जाए ये पी टी एस पी इनवर्स, है अच्छा तो ना। मतलब ये क्वेश्चन ये वैसा नहीं हो, लेक्चर वाला चीज नहीं है। नहीं लेक्चर में उल्टा किया है मेरे ख्याल से। चल ठीक है, टीएस वाला पार्ट समझ आ गया, टीबी इन्होंने निकाला वो भी समझ आ गया। पी चेंज ऑफ बेसिस पी इनवर्स चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है, ये कैसे पता चला मतलब? क्योंकि ये पीटीपी फॉर्म में दे रखा है इसलिए। तो देख, उसमें जो भी ऐसे है ना डायगोनलाइजेबल वाले, उसमें जो पी होता है वो आता है, आइगन वेक्टर ही आते हैं। अच्छा एक सेकंड रुक, मुझे याद आ गया, एक बार नोट्स खोल लेता हूँ, 2 मिनट। अरे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। सिंपल तरीका ये है कि बेसिकली कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है ना, अगर तू उसको ऐसे लिख सकता है, पी डी पी इनवर्स के फॉर्म में लिख सकता है, जहाँ पे डी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, तो वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। ओके। और मैं जहाँ तो इधर हाँ ये मैं लेक्चर। बताता हूँ, देख ये ना, पता नहीं इन्होंने बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके में समझाया। उस तो अगर कोई भी चीज जैसे टर्म है ना, जैसे डायगोनलाइजेबल या ये सब, बस सीधा गूगल पे डाल दे तो वो सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है विकिपीडिया पे। या ये सब भी है, जैसे ये मैथ स्टैक एक्सचेंज और वो सब, वहाँ ज्यादा सिंपल तरीके से समझा रहता है। ये लोग कहीं है समझाते ही नहीं है, कर देते हैं बस। हाँ बस ये भाई, वो बस हम चल पड़े भाई, एकदम बड़ा सा लिख देंगे कुछ, स्टैक ही चल लेना पड़े। अब वो ये वाला क्वेश्चन दिखा, वो वाला क्वेश्चन दिखा। हाँ ये है ना, पी तेरा ठीक है, चेंज ऑफ बेसिस नहीं मैट्रिक्स। वो एकदम शुरू में इससे एक और पेज पीछे। हाँ हाँ ये वाला ना। तो हमें निकालना क्या है, पी निकालना है। तो टी क्या दिया है? अच्छा देख, एक्स वाई से वाई माइनस एक्स है, तो हाँ टी वाली मैट्रिक्स तो निकल जाएगी। हाँ, वो एस की भी निकल गई, तेरा आइगन निकाल के तेरा बी भी हाँ बस निकल जाएगा। फिर जो आइगन वेक्टर है ना, बस हाँ उन्हीं को डाल दे पी में, खत्म। हाँ, हाँ। वो तो ठीक है, टीवी भी वो तो सब। फिर पूछ क्या, डाउट क्या था? टी वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा था, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स उसमें लेक्चर में अलग था ना, इसका कंफ्यूज था। हाँ हाँ, वही वही तो कह रहा हूँ, यही तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड है कि हर कोई भी एक कॉन्सेप्ट होगा उसमें भाई हमें अब दूसरे बेसिस में भी देखना है इसको। अब एक सिंपल स्टैंडर्ड बेसिस सही चल रहा है, नहीं हमें इसमें भी देखना है, उस वाले बेसिस में भी देखना है। ठीक है, तो बस इतना रीजन ले लेना कि इस फॉर्म में दे ये रखा है इसलिए। ठीक है, लेक्चर नहीं है, ठीक है, इसको तो रट ही लूंगा इसको। सही है, सही है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, ए बी विद रिस्पेक्ट टू एस था ना, बी पे मैंने सही है,
तो सेम क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। भाई ये सब क्या है? लेक्चर में था ये। क्या क्या, रुक तो देखते हैं ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं। हाँ तो मतलब बस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। हाँ ओके, तो बस यही है, मतलब और कुछ है नहीं इसमें? हाँ, उसमें कैरेक्टर के लिए है नहीं। इसमें ये क्या क्या था इसमें? अच्छा हाँ, ये आइगन वैल्यूज निकालेगा तो नहीं पी लैम्डा डेट। हाँ ठीक है। मैट्रिक्स की क्वेश्चन लिखते हैं ना? हाँ लैम्डा i माइनस ए निकालेगा तो, और उसको डिटर्मिनेंट को तो पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि हर मैट्रिक्स अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन सेटिस्फाई सेटिस्फाई कर। हाँ दिखाइए पर सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक को स्टैंडर्ड बेसिस पे इसने टी निकाल के निकाल लिया। तो क्या किया है, एक सेकंड। अरे वो पॉलिनोमियल में बस उसको ए की इक्वेशन आ गई, उसमें ए इनवर्स निकाल लिया वहां से। फिर मतलब कैसे? लैम्डा की जगह एक्स डाला हुआ है ना, एक्स आई माइनस ए हाँ और इसका प्रूफ भी है क्या कोई वैसे कुछ? रीजनिंग दी थी कि क्यों चलता है ये? मतलब ये तो हमने लैम्डा ई माइनस ए जो करते हैं उसमें तो लैम्डा वो होता है ना, मतलब आइगन वैल्यू। कोई, हाँ मतलब वही नंबर होता है कोई, वो कोई मैट्रिक्स तो डालते नहीं। मैं भी वही सोच रहा हूँ। ये बस इन्होंने या तुक्का लग गया, चल रहा है तो सोचा चल ही जाऊंगा। नहीं क्या हो गया इसमें? एक्स आई सही, तो इसमें क्या दिक्कत है? मतलब इसका एक प्रूफ क्या है? पॉलिनोमियल बस डिफाइन कर दिया इन्होंने, इसको देखना है, इसका बस एक रूट दे रहा है, ये तो जो दिख ही रहा है, एक तेरा पॉलिनोमियल है वैसे। अरे तो एक्स एक्स तो रियल नंबर के लिए ना, ये चीज जो आई है। हाँ तो मैट्रिक्स थोड़ी ना ऐसे चल जाएगी, मतलब चल गई ना, लेकिन मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या मतलब क्यों चल रही? मैट्रिक्स में वो वाला होगा ना ये, नहीं मैट्रिक्स में चल जाएगी ये तो। जैसे वो स्टार्टिंग में मैट्रिक्स पढ़ाया था कि मैट्रिक्स के अंदर छोटी मैट्रिक्स वाला, कि जैसे कि तेरा ऐसे ऐसा थोड़ा ना हाँ आई नहीं, से लेकिन वो मल्टीप्लाई हो वैसे रहा नहीं है ना। हाँ क्या? वही छोटा मैट्रिक्स थोड़ी ना, ए इंटू आई, फिर वो ए ही बन गया ना बड़ा सा। हाँ है। नहीं तो मैं ये बोलता छोड़ो हूँ ना छोड़ो, अगर मान लेते भाई, ठीक है सही चल रहा दोनों होगा। दोनों केस में सही है, अगर एक्स तेरा रियल नंबर है तब कोई दिक्कत नहीं है, एक्स तेरा मैट्रिक्स है तब एक्स इंटू वाई तेरा एक्स हो गया, दोनों का डिफरेंस चल जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या किया है? फिर फिर इसमें देखना, ये एक्स इक्वल टू इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये तेरा आ गया, दोनों साइड ए से डिवाइड करा, ए इनवर्स को तो फिर ए स्क्वायर उस टर्म्स में फिर लिख लेगा, ये पता है ये पता है ये पता है, निकाल लेगा। वैसे काफ़ी आसान तरीका है, बढ़िया है ये। हाँ अभी तेरा इनवर्स है जो तेरा, हाँ इनवर्स एक मिनट, अच्छा ठीक है, टी इनवर्स ऑपरेटर लिखा हुआ है। इसके तो हाँ ठीक है सही है, सेम सेम चीज़ है। इनर प्रोडक्ट पढ़ा है तुम में से किसी ने? हाँ हाँ और हाँ इसी हाँ बोल, पढ़ा एक पढ़ा पढ़ा, बोल दिखा। हाँ ये क्वेश्चन बता। मतलब नहीं, इनर प्रोडक्ट मतलब ऐसा ही है, देख जनरली तो डॉट प्रोडक्ट होता है जैसे स्टैंडर्ड वाला हाँ डॉट प्रोडक्ट होता है ना वेक्टर का, पर ये फिर से इन्होंने वही अपना, हम अपने कूल बनेंगे तो अलग अलग तरीके से मतलब इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया। देख हाँ जैसे बाय डिफॉल्ट तो वो होता है ना x1 x2 प्लस y1 y2। अब हाँ लेकिन उन्होंने जैसे सोचा कि चलो +3 डाल देते हैं, तो अब हाँ हम बनाएंगे कुछ नया। हाँ। पर अब ये तो पूछ रहे कि इनर प्रोडक्ट क्या है। नहीं है तो दिखता हाँ है, ये ये भी नहीं है, इसमें है क्या मतलब? करवा क्यों ना, मतलब इनर प्रोडक्ट इसका हमेशा x1 x2 प्लस एक y1 पेज पीछे y2 जा, नहीं होता? एक पेज पीछे जा, एक पेज पीछे जा। हाँ बस अब ये पढ़ ले, हो गया तेरा जो इनर प्रोडक्ट। हाँ सही सही। रुक जा देखने दे।
देखिए आगे। ये इनर प्रोडक्ट की कुछ कंडीशंस भी थी ना यार एक लेक्चर में, एक बार वो दिखाएगा? यही तो है अरे नहीं पीछे जाना, यही तो है कंडीशंस देख, सेम है। ए बी नहीं सी नहीं डी। नहीं, इतनी सी नहीं थी, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले इनर प्रोडक्ट एक बार दिखाना लेक्चर को यही तो है लीनियर, ए यू प्लस बी वी। अरे नहीं, कुछ कोएफिशिएंट्स में मतलब कंडीशन दे रखी थी, वो काम आती हैं, बताता हूँ मैं। नीचे जा नीचे जा नीचे जा नीचे जा। अबे कहाँ गए यार कुछ? हाँ ये रही ये ए बी सी डी में ये वाली, ये काम आ जाती है। दिखा एक बार, ऊपर दिखा। एक सेकंड में। R2 के सारे इनर प्रोडक्ट को ऐसे अपन डिफाइन कर सकते हैं। और और अच्छा ऊपर ठीक है, मतलब बस सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब नहीं मतलब x1 y2 और xy वाला जो टर्म है उसका सेम होना चाहिए और बाकी पॉजिटिव। E1 E2 का तेरा डॉट प्रोडक्ट B तेरा 0 होगा ना, B इक्वल टू C इक्वल टू 0 नहीं होगा? इनर हाँ यही प्रोडक्ट तो बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ देख, डॉट प्रोडक्ट वैसे नॉर्मल जो होता है ना बाय डिफॉल्ट तो वो जीरो हाँ होता है, और E1 इंटू E1 भी 1 होगा, है ना। हाँ। और लेकिन वही तो इन्होंने इनर प्रोडक्ट ये अपने हिसाब से कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, तो हम्म इसलिए E1 E2 परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते हैं, हो सकता है E1 1 ना दे, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ यही तो, इससे तो फालतू चीज है ये AD माइनस बी स्क्वायर इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है, वो ऊपर करना। हाँ ये वाली भी ज़रूरी होती है कंडीशन, इनर प्रोडक्ट कहीं चेक करना होता है ना ये क्वेश्चन। देखियो नीचे लिख रखा होगा कहीं पे कि E1 और E2 परपेंडिकुलर नहीं है, वैसे मतलब पूरे 16 लेक्चर तक वो परपेंडिकुलर थे, अब अचानक से 17 में जाके नहीं हो गए। तो क्या A है, ग्रेटर देन 0, B ग्रेटर देन 0 और AD माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होती है। बस क्या अब ठीक है, बोरिंग। ट्यूट पे चले जाए। हाँ ठीक है। ठीक है तो बस वही 4-5 जो भी कंडीशन थी बस उनसे मैच करते रहना, देख लेना कहीं कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो सही है। ये क्या किया हुआ 10B में? दिखा फिर। ये मान लिया ना इन्होंने, ये है वेक्टर है ना, और देख एक रैंडम दो नॉन जीरो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 आ गया, तो इसलिए गड़बड़ हो गई। ओ, हाँ क्या पहले है? वाले में, हाँ ना, में सेम ही तो है, सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। दिखाए फिर से सॉल्यूशन। अजीब है यार, सही तो है, इक्वालिटी भी आती है। वही क्या तो। क्या कौन सा किस में? इसमें ये जो u इक्वल हाँ टू 1 माइनस 1 अरे का खुद से इनर ये प्रोडक्ट लिया। देखना दो वेक्टर लिए, एक ले लिया तुम्हारा ये, हाँ नहीं देख वेक्टर ये लिया ना 1, -1, एक ही लिया वेक्टर, हाँ। हाँ एक ही वेक्टर लिया तो उसको अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर लिया तो वो 0 आ गया। हाँ अब जा पीछे जा, आप देख बी पार्ट पर बी पार्ट। अच्छा u इक्वल ओ टू, मतलब अच्छा। सही। इसमें भी इन्होंने, ठीक है। हाँ ये 0 आ गया, ठीक है। डिफाइन ए पार्ट में क्या था वैसे, एक मिनट, पहली कंडीशन क्या थी? क्या? एक और जा पीछे। हाँ पहली कंडीशन क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर, अच्छा मतलब बड़ी अजीब सी है, मतलब कि ए को देखेगा फिर उसके बाद बी है, मतलब थोड़ा और क्लियर लिख। हाँ वही।
ये ठीक है, मतलब कुछ है नहीं, मतलब बस ऐसी चारों कंडीशन जो भी है उस पर ट्राई करके देखते हैं कि कौन सी फेल कर जाती है। ठीक है, ये वाला छोड़ दे। ये क्या है, अजीब सा लग रहा है। अच्छा वही अरे सेम चीज डॉट प्रोडक्ट को बस वही वो फिर से कूल तरीके से डिफाइन किया है। अबे ये कैसे कर रहा है? ये तो गलत लिखा है इंटीग्रल। ये वाला ft का कॉम्प्लेक्स, हाँ ft का कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था और gt का नॉर्मल होना चाहिए था। ओके अरे ब्रा और कैट वो थे ना अपने pyl में, वही तो है ये सेम इनर प्रोडक्ट। ये देखना जी पे तेरा कॉम्प्लेक्स तो ये कब से होने लग गया? pyl में तो उल्टा डिफाइन किया है। मैंने पढ़ा ही नहीं pyl तो ठीक है, ये है तेरा, फिर ये और ये तेरा अभी बराबर होता अच्छा है, देख ले धोखा हो जाता है। सही है, ये तेरे बराबर होगा, फिर इसी का सब्स्टिट्यूट करके कॉम्प्लेक्स ये तेरा होगा। नहीं तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है फिर में 10 में? अच्छा ये निकालना है क्या कि ये भी कॉम्प्लेक्स मतलब ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं है? ये प्रूफ कर रहा है शायद कुछ स्पेस करना क्या है कुछ। ना भाई इतने गंदे वाले हम छोड़ देंगे भाई, छोड़। हाँ भाई अच्छा इनर प्रोडक्ट प्रूफ करना है। तो भाई अच्छा समझ गया, लीनियर आसान है। अलजेब्रा, अरे लीनियर अलजेब्रा से कहाँ ले गए कॉम्प्लेक्स नंबर, पता नहीं क्या वो कैलकुलस में ले गए। ठीक है ऐसे ठीक है ओके। 11 नहीं एक मिनट पीछे जा, एक सेकंड क्वेश्चन दिखा। हाँ एक्स रे टी छोटा टी क्या है, मतलब वही है ना ट्रांसपोज। हाँ ट्रांसपोज हाँ वही है। ए क्या है, ए तो दिया ही नहीं। ये रहा ना, ओके ओके ये एक्स पूरे का ट्रांसपोज क्यों करा? ट्रांसपोज लेने पे तेरा एक्स नहीं होता तेरा? पता नहीं। अजीब है। क्या हुआ? ये ट्रांसपोज लेने, ये दोनों बराबर कैसे होगा? ट्रांसपोज ये डायगोनल का है, मतलब लिखा है क्या कि डायगोनल? एक मिनट रुक जा, इज एन इनर प्रोडक्ट और नॉट स्क्वायर। अच्छा एक सेकंड, ये तेरा डायगोनल है एक्स, बता है क्या है? हाँ वैसे चाहिए डायगोनल तो होंगे ही। जी मतलब पता ये नहीं भाई। इसलिए बराबर कर दिया ना, ये तेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए तेरा स्क्वायर है और एक्स वाई तेरे ये क्या पता नहीं होगा? यार, कुछ भी नहीं पता। एक मिनट वापस दिखा वो मतलब आगे। हाँ एक मिनट रुक, नहीं क्या रीजनिंग क्या लिखी कि वाई टी ए एक्स बिलोंग्स टू आर, ये क्या लॉजिक है? क्या लिख दिया है? एक्स और वाई क्या है, कुछ दिया ही नहीं, पीछे दिखा एक्स और वाई क्या है। अच्छा आर स्क्वायर में, अरे एक मिनट जा पीछे जा। वो अच्छा ओके 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 वो अच्छा ठीक है अब आर स्क्वायर है। अच्छा एक्स मतलब वेक्टर है ना एक, वन और मतलब ऐसे 1,2 इस टाइप से दो दो। ऐसे अच्छा ही तो अरे हाँ समझ आ गया, देख ना क्या है कि ए की डायमेंशन देख 2x2 है। हाँ और एक्स की डायमेंशन हो जाएगी 2x1 और वाई की भी डायमेंशन होगी 2x1 और तो वाई टी की डायमेंशन हो जाएगी 1/2।
और 2/2 से मल्टीप्लाई होगा तो तेरा 1/2 और 2/1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/1 हो गया। तो मतलब एक ही नंबर है तो उस नंबर का ट्रांसपोज तो वही रहेगा ना, मतलब 1/1 की एक हाँ सही। ओ भाई बहुत ठीक है। सही बहुत सही बहुत सही। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि वो 2/1 था उसका डायमेंशन, इसलिए हाँ। चल रहा और A = A ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं इन्होंने? है। एक अरे वो तो ए तो दिया ही है ना, ए बी बी डी, तो बी भी तो सेम है ना। अच्छा हाँ ठीक है पढ़ा है। तेरा x1 नॉन जीरो है फिर इसमें डाला। हाँ तो वही एक्स टी ए एक्स भी कुछ किया होगा फिर। हाँ ये नॉन जीरो दिखा दिया ना बस इन्होंने, ठीक है मतलब हाँ मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन जीरो। करके ठीक है तो एल्जेब्रा होगी फिर तो उसके आगे। एक सेकंड रुको इसे हमको देखने दो। ये x1² को x1 + b/x2 का होल स्क्वायर कैसे लिखा है? कौन सी क्वेश्चन से? क्या क्या क्या, अरे देख 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 एक्स तेरे ये दिया ना x1 और x2 हाँ 2/1 वाली मैट्रिक्स, तो xt में वो चले जा 1/2 में ट्रांसपोज डाल दे, वैसे ए को वही डाल दे ए बी बी डी और x की जगह वो डाल दे x1 x2, फिर नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दे हाँ तो यही तो आ जाएगा। नहीं हाँ अच्छा अच्छा मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पता से आ जाएगा और उसको देख अपन x1² नहीं नहीं एक सेकंड एक काम कर, देख पहले ए बी बी डी इंटू x1 x2 कर तो क्या आ जाएगा। अरे ax1 तू + क्या दिक्कत हो गई? सॉरी मैं चला हाँ बोल। एक सेकंड में खुद करता हूँ। यही आ जाएगा। मतलब कौन सा वाला ये अभी? नहीं नहीं, अच्छा ax तेरे को क्या सॉल्व करने में दिक्कत है या कॉन्सेप्ट में पूछ रहा तू? नहीं मैं कह रहा हूँ ये दो इक्वेशंस लिखी हुई है ना, ax1² + 2bx1x2 + dx2²। हाँ फिर अगली लाइन में ये दूसरी इक्वेशन लिखी है, इसमें कहाँ से सब्स्टिट्यूट किया है ये? अच्छा ये नीचे ये तो इक्विवेलेंट है बस तो। वो रीअरेंज कर दिया है कुछ वो हाँ अलजेब्रा भाई लगा के। अब कैसे क्या वो मतलब एग्जाम के वक्त ही सोचना पड़ेगा। अच्छा हाँ बस वही देख रहा हूँ मैं तो। हाँ तो वो मान ले, बस सही कर दिया, उतना तो ट्रस्ट रख ले। ठीक है ठीक। बाकी नीचे तो वो प्रूव कर दिया लीनियर ऑपरेटर है बस। जी ये आ भी रहा है भाई, मेरे को तो डाउट है भाई। आज सिलेबस तक आया नहीं, किस क्विज में भी नहीं आया। हाँ अरे देख है ही नहीं भाई, देख सिलेबस में देखना एक बार, जाओ कोर्सेज ऑफ स्टडी में जाओ। नहीं जा रहा भाई, अब नींद आ रही है ये अच्छा ठीक है, देखियो कोर्सेज ऑफ स्टडी में वो ये सब है ही नहीं भाई, ये सब उसमें MTL 104 का है ये सब, ग्राम स्कीमीड और वो जो भी है ना ये सब। हमारे में तो सिर्फ बस आइगन वेक्टर वैल्यू जो भी है वहां तक ही है। अभी ये तो 10% कोर्स कट कह रहे थे ना, 10% कोर्स बढ़ा दिया क्या? है नहीं भाई, मैं ये बता रहा हूँ। वैलो आ जाओ चलो। आता हूँ थोड़ी देर, इसके बाद आते हैं, मुझसे खत्म होने स्किप करते अच्छा हैं मैं ना। जा रहा हूँ, चल मैं जा रहा हूँ, मैं मेरे को नहीं और करना। ठीक है बाय। बाय। एक ही वाला क्वेश्चन और देखते हैं। एन ऑर्थोनॉर्मल ये सब क्या है, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है प्रोडक्ट। नहीं पढ़ा तूने ग्राम स्मिथ? मैंने अभी छुआ ही नहीं है प्रोडक्ट वाला पार्ट। छोड़ यार तू कर लिया, मैं नहीं कर रहा है वो। मैं ठीक मुझे है एक बार वो देख लेता हूँ मैं ना,
इसमें कंफ्यूजन था ना आइगन ऑफ वैल्यू वगैरह डायगोनलाइज। हाँ ये वाला पार्ट था क्या? पी इनवर्स वाला। हाँ ये रहा एस तेरा स्टैंडर्ड बेसिस है, ये तेरा है आइगन वैल्यूज निकालने आसान है, आइगन वेक्टर्स निकालने में वही कर रहा है। आइगन वेक्टर्स से तेरा इससे तेरा बेसिस आ गया टी बी, तेरा इसी के तो निकाल लेगा, टी बी भी आ जाएगा। P is obtained by writing B in terms of S। इसका लॉजिक क्या है, मतलब कहाँ से आया, कंसिडर कर लिया बस? नहीं, थोड़ा डीप में सोचना पड़ेगा। अच्छा अच्छा हाँ याद आ गया वैसे मुझे, चेंज ऑफ रुक जा, ये इसका लॉजिक ये था ना कि तेरा टीवी इसकी लगा तेरे बेसिस बी और डब्ल्यू तेरे कब कोइंसाइड होते हैं तब तेरा चेंज हो जाएगा शायद। इतना क्यों सोच रहा है इसमें तू? हाँ यार कंफ्यूजिंग पार्ट है बस इसलिए थोड़ा है। मतलब याद तो हो रहा है ना, मतलब टी पी इक्वल टू पी इनवर्स टी एस पी, जहाँ पे पी जो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है। क्यों तेरा आइडेंटिटी और बी तेरा V2 तेरा ये, हाँ हाँ ठीक है हो गया, मतलब नहीं मैं लेक्चर से क्रॉस चेक कर रहा था इसलिए अब तक कंफ्यूज हो रहा था। तो अगर उसमें अब समझ आ गया मुझे कि देख जो लेक्चर में हो गया पी, अगर समझ। ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है? वो कल करें? हाँ करेंगे तो कल, लेकिन है क्या? उसमें एक तो लेप्लासियन वाला है और दूसरा तेरा है रुक एक सेकेंड, एग्जैक्ट वाला पार्ट भी दोबारा देख तो लिया वैसे मैंने एक बार, बोला वो भी अच्छा है। ये टर्म्स क्या था रुक जाए राइटिंग बी इन टर्म्स, ठीक है मतलब बी, हाँ हाँ ठीक है। अब तो चाहे तो साइमल्टेनियसली ट्यूब खोल के देख ले, उसमें उन्होंने पी इनवर्स को ये डिफाइन कर दिया था। हाँ तो सेम ही चीज़ है। बस वो ऑर्डर लिखने का उल्टा हो जाएगा। लीनियर अलजेब्रा हो गया मैंने अब हमारा, ठीक है। अब कुछ सीरीज देखते हैं फिर वैल्यू की। हाँ टेलर सीरीज तेरा ये था, ठीक है। तो डेरिवेटिव राइट कर दिया, ठीक है। फिर इसको वाई डैश जीरो तेरा वाई जीरो सेकेंड डेरिवेटिव तेरा वाई सही है, ठीक है। ये कैसे लिखा? देखा नहीं यार ये मैंने। चल यार अब कल ही करते हैं ठीक है। लीनियर